नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी एग्जाम जो अभी 2026 में 13 फरवरी को हुआ है ना, एक ही शिफ्ट में। उत्तक से एक ही शिफ्ट में 3 सवाल पूछ लिए तो ये चैप्टर इंपोर्टेंट हो जाता है आपके लिए जो एएलपी टेक्नीशियन और नेक्स्ट आरआरबी जेई का एग्जाम देने जा रहे हो। अब अपन क्या करने वाले हैं कि इससे पहले एएलपी और टेक्नीशियन का 2024 में नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम हुआ था, एएलपी की 15 शिफ्ट और टेक्नीशियन की 23 शिफ्ट, इन सभी शिफ्ट में उत्तक से 50 क्वेश्चंस पूछे गए। आरआरबी जेई में उत्तक से सवाल नहीं पूछे क्योंकि जेई में उस समय 2024 वाली भर्ती का जितने भी क्वेश्चंस थे वो क्लास 10th से आए थे। तो इन दोनों एग्जाम से प्योरली एनसीईआरटी से सवाल आए और इस वीडियो में एनसीईआरटी के अदर फैक्ट सहित ये 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं जो आगामी सभी रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, ग्रुप डी एग्जाम जहां पर सारे सवाल एनसीईआरटी से आते हैं उनके लिए काफी फ्रूटफुल ये वीडियो रहने वाला है। तो एंड तक आपको जरूर बने रहना। तो सवालों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चाहते हो 2024-25 के रेलवे एग्जाम्स के जो पेपर हुए हैं ना, उनको मॉक टेस्ट के फॉर्म में प्रैक्टिस करना, तो टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन कर सकते हो। सारे पेपर आपको मिल जाएंगे, उसमें सेक्शन वाइज भी आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। जैसे मैथ्स के अलग कर देंगे, जी के जीएस के अलग कर देंगे, साइंस की अलग, करंट की, तो वो पोर्शन भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेस्ट बुक पास प्रो ज्वाइन करने की। ध्यान देना, कूपन कोड में टीटीजी के अप्लाई करना है। सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, चाहे आप एएलपी कर रहे हो, टेक्नीशियन की, जेई की, ग्रुप डी की, 2026 में कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एक साल में सभी 800-900 एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, इंडिया के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक साथ मिलेंगे, तो ये आप देख सकते हो। वैसे दोस्तों एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, इन तीनों एग्जाम्स में एनसीईआरटी से डायरेक्टली सवाल पूछे गए थे। 1500 क्वेश्चंस हैं, इनमें से एनसीईआरटी के 23 चैप्टर कवर हुए हैं। ये आप ई बुक देख सकते हो। इसी में से अपन देखने वाले हैं उत्तक वाले क्वेश्चंस जो एएलपी 2024 में 11 क्वेश्चंस पूछे गए और टेक्नीशियन 24 में 39 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये हमारी वेबसाइट और ऐप दोनों पर अवेलेबल है। अब देखिए, बीच में मैं आपको लोवेस्ट प्राइस का कूपन कोड भी बता दूंगा, वीडियो एंड तक देखना। सबसे कम प्राइस 30% का कूपन कोड भी आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है? ठोस पदार्थ का गुण नहीं है, तो ये वैसे आप उत्तक का ले सकते हो या फिर ठोस की विशेषता से भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें ऑप्शन है वो टिश्यू के हैं। तो यहां आप देखेंगे तो रक्त आपका ठोस नहीं है। रक्त में जो मैट्रिक्स अधात्री होती है ना, वो प्लाज्मा, ये प्लाज्मा क्या होती है? तरल होती है। इसलिए रक्त एक तरीके से जिसमें रक्त कोशिकाएं रहती हैं, तो ये प्लाज्मा में रहती सारी। तो प्लाज्मा जो अधात्री है, मैट्रिक्स है, वो खुद तरल है। तो रक्त कैसा है? एक तरल संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू है। बाकी सभी में अधात्री ठोस या अर्ध ठोस होती है, इसलिए ये ठोस पदार्थ है। और ब्लड एक द्रव, लिक्विड फेज में रहता है। जिस बर्तन में कहते हैं ना लिक्विड को डालेंगे उसी का शेप ले लेता है, वो स्थिति रहती है ब्लड की। तो ब्लड कैसा है? एक तरल संयोजी उत्तक है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं है। जिस बर्तन या वाहिका में होता है उसी का शेप वो ले लेता है। और अदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें जो मैट्रिक्स है, धात्री है, वो ठोस या फिर सेमी, एक तरीके से सॉलिड, अर्ध ठोस प्रकृति की होती है। और रक्त में क्या क्या चीजें होती हैं? तो रक्त कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीटी, बिंबाणु है, और ये सभी प्लाज्मा में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखित पेशियों की विशेषताएं हैं? इंपोर्टेंट सवाल है। रेखित पेशी, रेखित पेशी को आप कहते हो ऐच्छिक पेशी या फिर कंकाल पेशी, जिस पर आपका कंट्रोल रहता है। तो इसकी विशेषताएं हैं, एक तो ये होती है बेलनाकार। दूसरी बात, इसमें ब्रांच नहीं होती है, अशाखित होती है और केंद्रक एक से ज्यादा होता है। आप कहेंगे रेखित तो आपने बता दी, चिकनी पेशी की क्या स्थिति है? हृदय पेशी की क्या स्थिति है? तो एनसीईआरटी आप देखते हो ना उत्तक में, तो यहां पर स्पष्ट दे रखा है कि जो रेखित पेशी है वो ऐच्छिक पेशियां हैं, कंकाल पेशियां हैं और हड्डियों से जुड़ी रहती है। कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, अशाखित यानी शाखारहित और नाभिक बहुनाभिकीय होती है। और यहाँ पर सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे ना, इसमें हल्के और गहरे रंग की धारियां भी आपको दिखाई देगी रेखित पेशी में। इस और उदाहरण आपको कहां पर देखने को मिलेगी? हाथ, पैर और शरीर के अन्य हिस्सों में जो हड्डियों से जुड़े होते हैं वहां पर देखने को मिलेगी। और शरीर की गति के लिए आवश्यक है ऐच्छिक पेशी है, जो आप देख सकते हो। इस टाइप की धारियां भी इसमें होती हैं, केंद्रक एक से ज्यादा होते हैं और फिर यहाँ पर ये लंबी और बेलनाकार शेप में होती है। इसमें कोई ब्रांच नहीं निकल रही है, ये आपकी रेखित पेशी है। अब जैसे आप चिकनी पेशी की बात करें, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है, वो आपको देख रही है तर्कु रूपी होती है। कैसी होती है? तर्कु रूपी होती है। और इसमें भी अशाखित आप कहेंगे, तर्कु रेखी होती है चिकनी पेशी
और अशाखित होती है। और जो हृदय पेशी देखेंगे इसमें शाखाएं आपको दिख रही, ब्रांचेस दिख रही है हृदय पेशी में। तो चिकनी पेशी की बात करें तो ये अनैच्छिक होती है, जिस पर अपना कंट्रोल नहीं रहता है और इसमें कोई धारियां नहीं होती, तो आरेखित है, रेखाएं नहीं है, धारियां नहीं, तो आरेखित। कोशिकाएं कैसी, लंबी और तर्कु रूपी होती है, वो अनैच्छिक पेशी या फिर चिकनी पेशी में तर्कु रूपी और एक केंद्र की, जैसे आपने ऊपर देखा ना रेखित पेशी बहु केंद्र की, उसमें अभी चिकनी पेशी कितना, एक केंद्र की। अब कहां पर देखने को मिलेगी ये चिकनी पेशियां या फिर अनैच्छिक पेशियां, आहार नली जिस पर अपना कंट्रोल नहीं हो, रक्त नलिकाएं, मूत्र वाहिनी, फेफड़ों की श्वसनी, आंख की पलक, यहां सभी में कहा कौन सी पेशी, ये आपकी अनैच्छिक पेशी या फिर चिकनी पेशी, आरेखित पेशी देखने को मिलेगी। तो आहार नली में भोजन का प्रवाह होता है, रक्त नलिकाओं का संकुचन और प्रसार है, मूत्रवाहिनी और श्वसनी जैसे अंगों की गति को ये कंट्रोल करती है। अब नीचे आपका हृदय पेशी की बात करें तो हृदय पेशी में शाखाएं होती है, केंद्र के एक ही होता है। बहुकेंद्र की आपने देखा केवल जो रेखित पेशी जिसमें धारियां होती हैं, जो आपकी ऐच्छिक पेशी है उसमें बहुकेंद्रक होता है, और बाकी दोनों में एक केंद्रक होता है। और इसमें तो शाखा भी है और कोशिकाएं यहाँ पर बेलनाकार होती हैं, हृदय पेशी में भी धारियां दिखाई देती हैं जिन्हें रेखित पेशियों से मिलती जुलती बनाती है, लेकिन ये अनैच्छिक है, ये केवल हृदय की दीवारों में रहती है हृदय पेशी, हृदय की गति के लिए, संकुचन और प्रसार के लिए। और बाकी यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, श्रम का विभाजन किसमें होता है, डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए यहाँ पर काफी कैंडिडेट ये केवल बहुकोशिकीय जीव करेंगे, रेलवे ने इसको एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों माना है। श्रम का विभाजन के दो स्तर होते हैं, एक आपका कोशिकांग स्तर पर, जैसे एक कोशिकीय में क्या होगा, कोशिकांग होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी, ये सभी अलग अलग कोशिकांग अलग अलग कार्य करते हैं। तो कोशिकांग स्तर पर तो श्रम विभाजन हो गया ना एक कोशिकीय में। यहां पर नहीं पूछा कि किस स्तर पर, उत्तक स्तर पर पूछा है या कोशिकांग स्तर पर। उत्तक स्तर की देखेंगे तो एक कोशिकीय में नहीं होता कोशिका विभाजन है, सारा काम एक ही कोशिका करती है। और बहुकोशिकीय में सारा काम अलग अलग अंग करते हैं, अलग अलग कोशिकाएं करती है, उत्तक करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में स्पष्ट रूप से कोशिका हो गई, उत्तक हो गई, अंग हो गई, अंग तंत्र हो गई, इन सभी पर डिपेंड रहते हैं पूरा जीव। और जो पेशी कोशिका गति के लिए तंत्रिका कोशिका अलग अलग कार्य करती है, तो ये कोशिका का विभाजन हो गया। इसके विपरीत आप एक कोशिकीय जीव देखेंगे तो इसमें कोशिकांग के स्तर पर श्रम विभाजन होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण करेगा, नाभिक अनुवांशिक नियंत्रण करता है। तो एक कोशिका में सारे ये कोशिकांग होते हैं तो अलग अलग कार्य करते हैं। तो यहां पर आप दोनों ही कहेंगे क्योंकि आपको स्पेसिफिकली नहीं कहा है कि किस स्तर का आपने पूछा है, ठीक है, इसलिए दोनों कर सकते हो आप। नेक्स्ट है जाइलम उत्तक के कौन से तत्वों परस्पर सहवाक चैनल बनाते हैं। जाइलम उत्तक में सहवाक, जो जल का परिवहन किया जाएगा, जल का सहवन किया जाता है जाइलम के द्वारा, वो किसमें होता है, वो आपका वाहिका और वाहिनिका, इन दोनों के द्वारा, वाहिका और वाहिनिका। जाइलम जो फाइबर होता है तो वो तो एक यांत्रिक सहारा, सपोर्ट देते हैं। और बाकी यहाँ पर एक मृदुतक पैरेन्काइमा भी होता है जाइलम, जो भोजन का एक तरीके से स्टोरेज का काम करेगा वो। तो जाइलम मृदुतक भोजन संग्रहित के लिए आप कह सकते हो। और जाइलम जल और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है, जिसमें वेसल्स एंड ट्रेकियाट्स हैं, वो एक तरीके से खोखली संरचनाएं हैं जहां से पानी है पत्तियों तक जड़ से होता हुआ जाता है, परस्पर सहवाक चैनल बनाती है ऊपर तक, ठीक है। और नेक्स्ट देखें, देखिए 9th-10th एनसीईआरटी की हमने पूरी थ्योरी इस प्रकार से कवर की है, तो ये उस ई बुक का पोर्शन में साथ साथ आपको बता रहा हूं कि 4 प्रकार की कोशिकाएं जो जाइलम में होती है ना, उसमें जो मर्दूतक है ये कोशिकाएं जीवित होती है, अन्य सभी मृत होती है। जाइलम पैरेन्काइमा मर्दूतक ये ही जीवित होती है, बाकी सभी जाइलम में क्या होती है, मृत होती है। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। और इसमें आपको जाइलम वाहिनिका, और जैसे वाहिनिका ट्रैकेट्स की बात करें, लंबी नलिकाकार मोटी भित्ति होती है, भित्तियां कठोर और लिग्नीकृत होती है, जीव द्रवक प्रोटोप्लास्ट नहीं होता, मतलब ये मृत होती है। और वाहिका की बात करें तो ये भी कहीं ना कहीं मोटी भित्ति वाली परिपक्व होने पर मृत हो जाती है। जाइलम पैरेन्काइमा ये जीवित कोशिका है, भोजन का संग्रहण करती है। जाइलम रेशे भी मृत होते हैं और यहाँ पर ये पौधे को मजबूती और सहारा प्रदान करते हैं। जैसे आपने देखा कि केवल जाइलम मृदुतक है वो ही जीवित होता है। तो फ्लोएम की बात करें तो फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर को छोड़ देना, बाकी सभी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित होती है। तो यहाँ पर उल्टा है जाइलम फ्लोएम में। जाइलम में तो केवल मृदुतक ही जीवित था, लेकिन फ्लोएम में
केवल फ्लोएम फाइबर ही मृत है, बाकी सभी जीवित कोशिकाएं हैं। तो फ्लोएम का मतलब है कि फूड, भोजन को पत्तियों से अन्य भागों तक लेकर जाता है। भोजन है जो पत्तियों में बनता है वो पौधे के अदर भाग तक जाता है। ये 5 प्रकार की कोशिकाएं होती है फ्लोएम में। चालनी नलिका, चालनी नलिका की बात करें तो नलिकाकार है, छिद्रित भित्ति वाली जीवित कोशिकाएं हैं। कोमल भित्ति बड़ी कोशिका गुहा होती है, कोशिकाएं लंबी और संकरी होती है, सिरों पर भित्ति छिद्रित होती है। और चालनी पट्टिकाएं भी इसे कहते हैं, जीवित होती है लेकिन इनमें केंद्रक नहीं होता है, खाद्य पदार्थ का घुलित रूप से स्थानांतरण करती है। चालनी, ऊपर आपने देखा चालनी नलिका, सीव ट्यूब्स, नीचे है सीव शेल्स, चालनी कोशिकाएं। तो चालनी नलिकाओं की तरह लेकिन कम जटिल होती है, आकार में लंबी पतली है, सिरा तिरछा होता है। इसमें चालनी पट्टिकाएं स्पष्ट रूप से नहीं होती हैं, जो आपने चालनी कोशिका में देखी यहाँ पर नहीं होती है। एकल रूप में होती है, सह कोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं और छिद्र कम विकसित होते हैं, जो ऊपर ज्यादा होते हैं। ठीक है, छिद्र ज्यादा थी वो। भोजन का सेवन में मदद करती है। और कंपेनियन सेल की बात करें तो छोटी जीवित कोशिकाएं चालनी नलिकाओं के साथ जुड़ी होती है, साथ साथ में। ठीक है, चालनी नलिका के साथ चालनी नलिकाओं को कार्य करने में मदद करती है, भोजन को सेवन करने में सहायता करती है। तो ये सभी जीवित है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी जीवित है, जो भोजन के संचयन में सहायक होती है। फ्लोएम रेसे फाइबर है, ये दर्दोतक से बने होते हैं, भित्तियां लिग्नीकृत होती है, आंतरिक शक्ति प्रदान करती है और मृत कोशिकाएं होती है। और बाकी यहां पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एपिथेलियम उत्तक की विशेषता नहीं है? एपिथेलियम उत्तक की बात करें तो इसमें कोई अंतरकोशिक स्थान नहीं होता है। ये तो सही बात है, एक दूसरे से सटे होते तभी तो स्थान नहीं हो रहा है। ये शरीर के अधिकांश अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं, एपिथेलियम में सुरक्षा करता है, बाहरी आवरण है। तो इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा इसे नीचे रहने वाले उत्तकों से अलग किया जाता है। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। एपिथेलियम उत्तक की बात करें तो कथन बी में जो दिया गया है कि एपिथेलियम उत्तक को बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, जबकि एपिथेलियम को नीचे के संयोजी उत्तक से एक पतली एक कोशिकीय और रेशेदार संरचना आधार झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है। और ऊपर था आपका दे रखा था बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली, और एक्चुअल में क्या है, ये नीचे के संयोजी उत्तक से एक पतली अकोशिकीय और रेशेदार संरचना आधार झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है। और बाकी यहाँ पर विशेषताएं हैं। एपिथेलियम कोशिकाएं वास्तव में एक दूसरे से सटी होती है, इसमें अंतर कोशिक स्थान बहुत कम या फिर नहीं होता है। अब बात करते हैं अगला सवाल, विभज्युतक उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास किसका अभाव होता है? विभज्युतक जो ग्रोथ करती है, विभाजित होती है, क्रियाशील होती है, इसमें क्या नहीं होता है? रसधानी, बहुत अधिक कोशिका दैर्घ्य, स्पष्ट केंद्रक, पतली कोशिका भित्ति। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रसधानी हो जाएगा। विभज्युतक उत्तक की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। कोशिकाओं को निरंतर और तेजी से विभाजित होने के लिए ऊर्जा और सामग्री की आवश्यकता होती है, न कि अपशिष्ट भंडारण की। रसधानी में क्या होता है, स्पेस रहता है, अपशिष्ट भंडारित होता है, उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। ऊर्जा के लिए उनको विभाजित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है, इसलिए कोशिकाओं में रसधानी बहुत छोटी होती है या फिर पूरी तरह अनुपस्थित होती है विभज्युतक कोशिकाओं में। तो विभज्युतक कोशिकाओं में होता है क्या है, कोशिका दैर्घ्य काफी ज्यादा घना कोशिका दैर्घ्य होता है, बड़ा स्पष्ट केंद्रक होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है। सभी तेज विभाजन के लिए आवश्यक है विभज्युतक की ये विशेषताएं हैं। स्पष्ट केंद्रक रहेगा, घना कोशिका दैर्घ्य रहेगा, लेकिन रसधानी एक तरीके से अनुपस्थित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है? पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, एपिडर्मिस और फ्लोएम। देखिए, सरल स्थायी उत्तक की बात कर रहे हैं, फ्लोएम है, जाइलम है, ये जटिल उत्तक है। ठीक है, सरल नहीं है। तो जो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सरल स्थायी उत्तक होते हैं, लेकिन सबसे अधिक पाया जाने वाला आपको पूछा है, तो सबसे अधिक पाया जाता है पैरेन्काइमा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी पैरेन्काइमा हो जाएगा। पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सामान्य सरल स्थायी उत्तक है। ये पत्तियों, तनों, जड़ों के अधिकांश आंतरिक भाग का निर्माण करता है और विशेषकर भोजन का भंडारण यहां पर होता है। ठीक है, तो फ्लोएम बात करें तो सरल नहीं है, जटिल स्थायी उत्तक है, ये सरल नहीं है। स्क्लेरेन्काइमा एक सरल स्थायी उत्तक है, लेकिन ये पैरेन्काइमा जितना व्यापक रूप से वितरित नहीं है, जो आपको पूछा है। पौधे में शीर्ष विभज्युतक उत्तक की स्थिति क्या होती है? शीर्ष यानी टॉप पर, शीर्ष विभज्युतक यानी विभाजन होता है टॉप पर होता है। तो कौन से भाग पर? परोसंधियों के पास है,
केवल जड़ वाले भाग के निकट, तन और जड़ों की वृद्धि वाले भागों में, तन और जड़ों के पार्श्व भागों में। तो तना और जड़ जहां वृद्धि करते हैं टॉप पर, उन्हीं भागों में आपका शीर्ष द्विभुजोतक पाया जाता है। तो ये एपिकल मेरिस्टेम पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। ये हमेशा पौधे के शीर्ष पर स्थित होता है, तने के शीर्ष, जड़ के शीर्ष, जहां नई कोशिकाएं लगातार बनती है। अब देखिए, जो पार्श्व विभुजोतक होता है, कैम्बियम होता है, ये पार्श्व भाग में पाया जाता है, जो पौधे की चौड़ाई में वृद्धि करता है। पर्वसंधियों के पास में कौन सा होता है? अंतर्वेशी विभुजोतक होता है। पर्वसंधि के पास में ये अंतर्वेशी होता है। नेक्स्ट वाले, हमारे शरीर में हलचल के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार है? हलचल, गति, मोशन के लिए पेशी उत्तक। कौन सा उत्तक? गति के लिए पेशी उत्तक है, वो जिम्मेदार है। ये सभी को पता है। विशेष प्रकार की कोशिकाएं जिसमें संकुचन और शिथिलन होता है, उसी की वजह से गति होती है और हलचल होती है। बाकी जैसे तंत्रिका उत्तक है, ये संकेत, संदेश भेजता है, हलचल पैदा नहीं करता है। ये हलचल तो देखिए, संदेश कौन भेजेगा? तंत्रिका उत्तक के, भाई गति करनी, हाथ को ऊपर उठाना, तो उठाएगी तो पेशी ना। जाइलम का कार्य जल का और खनिजों का सेवन, ठीक है, जल और खनिज, विकल्प सी हो जाएगा। पौधे की जल और खनिज है, जड़ों से जल और खनिज विशेषकर पत्तियों तक, सभी भागों तक पहुंचाए जाते हैं। और फ्लोएम भोजन का सेवन करता है। अगला सवाल, प्रश्न है, मृदा से प्राप्त जल खनिजों का वहन करता है। जल खनिजों कौन करता है? जाइलम करता है। जबकि फ्लोएम उन पत्तियों जहां फोटोसिंथेसिस के बाद आपका भोजन बनता है, इनका पौधे के अन्य भागों तक फ्लोएम करता है। तो विकल्प डी है, ये इजी सवाल है। तो 11 क्वेश्चन जो आपने देखे, और यहाँ पर एक पॉइंट है कि जो जाइलम होता है ना, जल को नीचे से ऊपर लेकर जाता है, तो एक दिशात्मक है, फ्लोएम दोनों दिशात्मक चलता है। अब देखते हैं यहाँ पर आरआरबी टेक्नीशियन एग्जाम जो 2024 में हुआ है, इसमें टिश्यू से, उत्तक से पूछे गए 39 क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट, एनसीईआरटी के फैक्ट सहित। अब यहां पर सवाल है, यदि अस्थि कोशिकाओं के अधात्री में कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक पाए जाते हैं, अस्थि यानी हड्डी के अधात्री में, हड्डी क्या? कैल्शियम, फास्फोरस। तो उपास्थि की अधात्री में क्या पाया जाता है? उपास्थि की अधात्री में क्या पाया जाता है? देखिए, अस्थि में पाया जाता है कैल्शियम, फास्फोरस। उपास्थि में प्रोटीन वसा, कैल्शियम शर्करा, फास्फोरस शर्करा, प्रोटीन शर्करा। तो यहां पर विकल्प फोर है, डी, प्रोटीन और शर्करा पाई जाती है। अस्थि की अधात्री क्या होती है? कठोर होती है, लेकिन उपास्थि की अधात्री कठोर होकर लचीली होती है। तो कठोर होती है तो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस के यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है। अधात्री यहां पर उपास्थि की प्रोटीन की और शर्करा की। प्रोटीन में कोलेजन हो गया, शर्करा में जैसे कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हो गया, जो इसे लचीलापन और संपीड़न प्रतिरोध प्रदान करती है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, उपास्थि में प्रोटीन और शर्करा। जो एनसीईआरटी में स्पष्ट देख रखा है, उपास्थि एक लचीला संयोजी उत्तक है तो संयोजी है। उपास्थि हो गया और अस्थि हो गया, आपका ब्लड हो गया, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। उपास्थि में ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा से बनी होती है। अस्थियों के जोड़े को चिकना बनाकर घर्षण कम करती है उपास्थि। नाक, कान, कंठ और श्वास नली को संरचना और लचीलापन प्रदान करती है। विशेषता क्या है? उपास्थि लचीली होती है, जिसे मोड़ा जा सकता है, जैसे कान की उपास्थि, लेकिन अस्थि की तरह कठोर नहीं होती है। नाक और कान की उपास्थि को मोड़ा जा सकता है, जबकि अस्थि को नहीं, क्योंकि उपास्थि की अधात्री लचीली होती है। और काचाब उपास्थि है, नीचे आप देख पा रहे हो। तो ये पारदर्शी, लचीला, चिकना संयोजी उपास्थि उत्तक है, जो हड्डियों के सिरों, श्वास नली, पसलियों, भ्रूणीय कंकाल में पाया जाता है। ये बात कर रहे हैं अपन, जो इस इमेज में दे रखा है। और इसमें कुछ यहाँ पर इमेज की, जैसे उपास्थ्यणु, काचाब अधात्री दे रखा है। इसको हमने देखिए इमेज से भी फैक्ट उठाकर डाले, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं से भी आ सकते, ये चीजें भी स्पष्ट की गई है इस ई बुक में। जैसे संयोजी उत्तक की बात करें, तो संयोजी उत्तक वह उत्तक जो शरीर के विभिन्न हिस्सों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, सहारा देता है और पोषक तत्वों का सेवन करता है। और इसमें क्या होता है? कोशिकाएं और मैट्रिक्स अधात्री रहती है। अधात्री कैसी हो सकती है? जेली जैसी हो सकती है, तरल है, सघन है, कठोर है, ये अधात्री हो सकती है। संयोजी उत्तक में क्या क्या आते हैं? ब्लड आपका आ जाएगा, अस्थि है, उपास्थि है, स्नायु, कंडरा, एरियुलर उत्तक भी संयोजी है, वसा में उत्तक भी संयोजी उत्तक है। तो ये सभी संयोजी उत्तक के उदाहरण है, एरियुलर, वसा में। और इसमें यहाँ पर बात करें ब्लड की, तो रक्त तरल संयोजी है, जिसकी अधात्री को प्लाज्मा कहते हैं। ये सारी आपको ऊपर मेंशन कर रखी, बता रखी है। और रक्त में जो WBC है, रोगों से बचाव करती है। प्लेटलेट रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। प्लाज्मा में निलंबित रहती है, सभी कोशिकाएं हैं। और इसमें आप श्वेत रक्त कोशिका की इमेज देख सकते हो, जो एनसीईआरटी में वर्णित है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट है।
तो इसका हमने नीचे डिस्क्राइब किया है क्या क्या चीजें हैं। और ये आरबीसी की शेप है और व्हाइट ब्लड सेल की और प्लेटलेट की ये शेप इस प्रकार से होती है। अब देखिए अस्थि का एक चीज बताता हूं, लिगामेंट। लिगामेंट किसको जोड़ता है? दो हड्डियों को जोड़ता है। और टेंडन हड्डियों और पेशियों को। टेंडन की बात करें, कंडरा की बात करें तो ये अस्थियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करता है। आपको बताया ऊपर की एरियुलर है ना, वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी उत्तक है, ढीला संयोजी उत्तक है जो त्वचा और मांसपेशियों के बीच यहां पर होता है। जैसे अपनी त्वचा है ना, बाहरी त्वचा और मांसपेशी, इनके बीच में रक्त नलिकाओं के चारों तरफ। और कहां पर होता है? रक्त नलिकाओं के चारों तरफ होता है। नसों और अस्थि मज्जा में ये पाया जाता है। एरियुलर उत्तक कहां पाया जाता है? तो अंगों के बीच खाली जगह को भर देता है, आंतरिक अंगों को सहारा देता है, उत्तकों की मरम्मत कर देता है। त्वचा और मांसपेशी के बीच में रक्त नलिकाओं के चारों तरफ है, नस है, अस्थि मज्जा में ये पाया जाता है। अस्थि मज्जा में भी एरियुलर है। और ये उत्तक कह सकते हो लचीला है, ढीला होता है, जोड़ने और सहारा देने का ये काम करता है। और नेक्स्ट आप देखेंगे वसा में उत्तक है, ये संयोजी उत्तक है, ध्यान देना। वसा में भी वसा की गोलिकाओं से भरी होती है इनकी कोशिकाएं। त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच ये पाया जाता है। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दुर्माक्ष डेंड्राइट को वर्णित करता है? दुर्माक्ष डेंड्राइट। तो यहां पर आप देखेंगे दुर्माक्ष जो होता है, न्यूरॉन जो होता है, तंत्रिका कोशिका होती है। तो इसमें दुर्माक्ष जो ऊपर रहते हैं ना, ऐसे लंबा और शाखाहीन, लंबा और शाखायुक्त, छोटा और शाखायुक्त, छोटा और शाखा। देखिए इसमें शाखा होती है, डेंड्राइट में शाखा होती है, लेकिन होता कैसा है? छोटा होता है। तो यहां पर डेंड्राइट जो आप देखते हो तंत्रिका कोशिका को, तो तंत्रिका कोशिका में ये जो पार्टन, ये तो एक्सोन होता है। और यहां पर ये शाखा वाला ये भाग, ये डेंड्राइट होता है। ये वाला डेंड्राइट ये होता है। ये तंत्रिकाक्ष होता है, ये लंबा होता है जो बेलनाकार शेप में आप देख रहे हो, और बीच में केंद्रक है। और ये आपका डेंड्राइट और केंद्रक के बीच में क्या है? कोशिका काय है। तो दुर्माक्ष या फिर डेंड्राइट्स तंत्रिका कोशिका के कोशिका शरीर से निकलने वाले छोटे और अत्यधिक शाखायुक्त प्रवर्ध होते हैं। इसका मुख्य कार्य अन्य न्यूरॉन से सूचना प्राप्त करना और उन्हें कोशिका शरीर तक पहुंचाना है। ये अदर न्यूरॉन से सूचना प्राप्त करता है। तंत्रिकाक्ष लंबा और शाखाहीन होता है। तंत्रिकाक्ष जो आपने देखा ना, बेलनाकार, ठीक, कम शाखित होता है। इसका कोशिका शरीर से दूसरा संकेत यहां पर भेजने का काम होता है। पादपों में लचीलापन किस स्थायी उत्तक के कारण आता है? जिससे पौधे के विभिन्न भाग जैसे ट्रेंड्रिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़ जाते हैं। तो पौधे में लचीलापन वाला उत्तक है ना, वो आपके हैं कॉलेन काइमा। कॉलेन काइमा की वजह से लचीलापन आता है। तो कॉलेन काइमा एक सरल स्थायी उत्तक है जिसकी कोशिका भित्ति कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। कॉलेन काइमा की कोशिका भित्ति कोनों पर, कॉलेन काइमा कोशिका भित्ति कोनों पर, बार बार को कोनों पर, तो ये अनियमित रूप से मोटी। ये उत्तक पौधे के भागों को लचीलापन और यांत्रिक समर्थन देता है, जिससे टेंड्रिल और बेलों के तने बिना टूटे मुड़े रहते हैं। अब देखिए स्क्लेरेन काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन काइमा कठोरता देता है क्योंकि उसमें लिग्निन होता है, जबकि पेरेन काइमा है भोजन संग्रहित करता है और गैसीय विनिमय में मदद करता है। तीनों को मैं एनसीईआरटी के जो फैक्ट दे रखे हैं उसके आधार पर बताऊं तो सरल स्थायी उत्तक है तीनों ही। और एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की परतों से ये सरल स्थायी उत्तक है जिसमें एक ही प्रकार की कोशिका होती है। तो पेरेन काइमा, कोलेन काइमा और स्क्लेरेन काइमा है। पेरेन काइमा जिसे आप मर्दूतक भी बोलते हो, पाद में सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। कोशिका भित्ति पतली होती है, प से पतली, और सेलुलोज से बनी होती है। पेरेन काइमा की कोशिका भित्ति क्या होती है? एक तो पतली होती है और सेलुलोज से बनी होती है। ये उत्तक पतली कोशिका भित्ति वाली जीवित कोशिका से बना है। पेरेन काइमा में जीवित कोशिका होती है। कोशिका भित्ति बार बार बताया पतली होती है, बनी किससे रहती है? सेलुलोज से। कोशिकाओं का आकार इसमें गोलाकार और लगभग समान आकार की समव्यासीय होती है कोशिकाएं। पेरेन काइमा की जितनी भी कोशिकाएं हैं व्यास समान होता है, आकार समान होता है। कोशिका के बीच काफी रिक्त स्थान होते हैं। पेरेन काइमा में रिक्त स्थान होगा तभी तो भोजन संग्रहित होता। इसमें कोशिकाएं बंधन मुक्त होती है, लूजली पैक्ड होती है, ज्यादा बॉन्डिंग नहीं होती, तभी तो रिक्त स्थान है। ये पादप के कोमल भागों में जैसे पत्तियां हैं, क्योंकि पौधे में भोजन संग्रहित, भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है, तने में भी संग्रहित रहता है। जड़ के भीतरी भागों में, कोमल भागों में कार्य भोजन का भंडारण करना
और क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा, ये दो पार्ट आते हैं इसके पेरेनकाइमा में। तो क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा ये किसके भाग है? एक तरीके से पेरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा, कुछ पेरेनकाइमा कोशिकाओं में क्लोरोफिल होता है जिन्हें क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। देखिए पेरेनकाइमा में मैंने कहा कि भोजन का संग्रहण होता है, तो भोजन, ये देखिए क्लोरेनकाइमा ये मदद करता है भोजन बनाने में। एरेनकाइमा जो गैप होता है ना, देखिए पेरेनकाइमा में कोशिका स्थान है, रिक्त स्थान ज्यादा होता है, तो एरेनकाइमा। जलीय पौधों में पेरेनकाइमा में हवा की गुहिकाएं होती है। पेरेनकाइमा हवा की गुहिकाएं होती है जिन्हें एरेनकाइमा कहते हैं। पौधे को पानी में तैरने में मदद करती है। तो एरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा ये पेरेनकाइमा के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि इसकी कोशिका भित्ति है वो पतली होती है। गैप यहां पर आप देख सकते हो, गैप होता है, रिक्त स्थान होता है कोशिकाओं के बीच में। और कोलेनकाइमा की कोशिका भित्ति है ये किनारों पर मोटी होती है। क्या होती है? किनारों पर मोटी होती है। भित्ति की आप मोटाई देख सकते हो, यहाँ पर किनारों पर क्या है? भित्ति मोटाई है और बीच में रसधानी है, बीच में रसधानी है। तो कोलेनकाइमा की बात करें, ये भी जीवित होती है। पेरेनकाइमा जीवित, कोलेनकाइमा जीवित, स्क्लेनकाइमा नहीं होती है। जीवित कोशिकाएं लंबी और कोनों में अनियमित रूप से मोटी होती है। कोनों पर, किनारों पर आपने दोनों को देखेंगे, कोनों पर इसका किनारा में इतनी मोटाई नहीं है, यहां पर आप किनारों पर इसकी मोटाई देखिएगा, अनियमित रूप से मोटी होती है कोलेनकाइमा किनारों पर। कोशिकाएं गोलाकार, अंडाकार, बहुभुजाकार। कोशिकाओं के कोणों पर कोशिका भित्ति मोटी होती है। मोटाई के कारण इसमें सेलुलोज व पैक्टिन का जमाव हो जाता है कोशिका भित्ति में। कोशिका भित्ति जो कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है कोलेनकाइमा की, कारण है कि उसमें सेलुलोज और पैक्टिन जमा है। कोशिकाओं के बीच बहुत कम रिक्त स्थान रहता है। जैसे आपने देखा पेरेनकाइमा में कोशिका के बीच में गैप था, यहाँ पर ऐसा गैप आपको दो कोशिकाओं के बीच में नहीं देखने को मिल रहा है। और कोशिकाओं को रिक्त स्थान कम है और पौधों को लचीलापन प्रदान करता है कोलेनकाइमा, जिससे पत्तियां और तने बिना टूटे झुक सकते हैं, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। अब कहां पर पाई जाती है कोलेनकाइमा? एक तो पर्णवृंत और तने की एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है कोलेनकाइमा। एपिडर्मिस, पर्णवृंत और तने के एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। पादप की वृद्धि करते अंग जैसे युवा तना पत्तियों में पाई जाती है। तो कहां पर पाई जाती है, ये भी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कोलेनकाइमा। अब बात करते हैं, जैसे आपने पेरेनकाइमा देखा ना कि पत्तियों में है या फिर तने के भीतरी, जड़ के भीतरी कोमल भागों में, तो इसी प्रकार कोलेनकाइमा है ये पेट्योल, पर्णवृंत और तने के एपिडर्मिस के नीचे पाई जाती है। स्क्लेनकाइमा जो दर्दोतक है, कोशिकाएं लंबी, पतली, संकरी, नुकीले सिरे होते हैं, मृत कोशिका होती है स्क्लेनकाइमा की। बाकी ऊपर आपने दोनों देखी उसकी जीवित होती है। और इसकी कोशिका भित्ति है ना, लिग्निन के कारण बहुत मोटी होती है। ऊपर आपने देखा जैसे पेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति सेलुलोज की होती है और कोलेनकाइमा में लिग्निन के साथ में आपका पैक्टिन का जमाव होता है मोटाई के कारण, सॉरी लिग्निन नहीं, सेलुलोज के साथ में पैक्टिन का जमाव होता है। तो सेलुलोज था ऊपर दोनों में कहीं ना कहीं। नीचे स्क्लेनकाइमा में जो मृत होती है ना, वो लिग्निन के कारण अधिक कोशिका भित्ति पर लिग्निन नामक पदार्थ अधिक जमा होता है, इसलिए कोशिका भित्ति मोटी और समान मोटाई की होती है। लिग्निन ज्यादा होता है स्क्लेनकाइमा में और ये आप देखेंगे स्क्लेनकाइमा में इस टाइप से संरचना रहती है जिसमें मोटाई ज्यादा होती है लिग्निन के कारण। कोशिकाओं के भीतर कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। प्रौढ़ अवस्था में कोशिका में कोई जीव द्रव्य नहीं, तो ये मृत कोशिका है। पौधों में कठोरता और मजबूती प्रदान करती है। कहां पर है स्क्लेनकाइमा? नारियल के रेशेदार छिलके मृत होते हैं ना, तने में सेवन बंडल के पास, पत्तियों की सिराओं में, बीजों फलों के कठोर छिलकों में पाई जाती है। अब अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तनों में सेहवनी बंडल के समीप, पत्तियों की सिराओं में और बीजों और फलों की कठोर छिलकों में पाया जाता है? अभी आपको लास्ट में बताया कि कहां पर पाया जाता है ऊतक? तनों में सेहवनी बंडल के समीप, वस्कुलर बंडल्स, पत्तियों की सिराओं में, पत्तियों की सिराओं, देखिए मृत ऊतक है, स्क्लेनकाइमा है, मृत ऊतक है, लिग्निन की भित्ति मोटी भित्ति, बीजों और फलों के छिलकों में पाया जाता है। ये स्क्लेनकाइमा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? स्क्लेनकाइमा, जो पौधे को कठोरता, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। फलों के या फिर बीजों के छिलके जो कठोर होते हैं वो स्क्लेनकाइमा। पत्तियों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। पत्तों की बाह्य त्वचा में रंध्र, रंध्र पाए जाते हैं बाह्य त्वचा में। बाह्य त्वचा में आपको सभी को पता है रंध्र होते हैं, जो छोटे छोटे आप कह सकते हो हॉल। रंध्र बाह्य पत्तों की बाह्य त्वचा में पाए जाने वाले छोटे छिद्र हैं। ये छिद्र दो रक्षक कोशिकाओं से घिरे होते हैं और इसका मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान, O2 CO2 है, इन गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करता है। वाष्पोत्सर्जन यानी जल की हानि, छिद्र बंद हो जाएंगे तो जल की हानि नहीं होगी। और छिद्र किससे कवर रहते हैं? तो ये रक्षक कोशिकाएं, गार्ड सेल से।
और क्लोरेनकाइमा, देखिए क्लोरेनकाइमा कहीं ना कहीं पेरेनकाइमा ही है, जो हरित लवक होता है तो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। सेहवन मंडल में जाइलम और फ्लोएम है, आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। शीर्ष विभुजतक तने और जड़ की किसमें वृद्धि कर, शीर्ष टॉप है ना, लंबाई में वृद्धि करता है। शीर्ष विभुजतक लंबाई में वृद्धि करता है। तो लंबाई में वृद्धि जिसे आप प्राथमिक विकास को नियंत्रित करना कहेंगे। अब यहां पर एक सवाल मेरे को याद आया, एक प्राथमिक वृद्धि होती है, एक द्वितीयक वृद्धि होती है। तो शीर्ष विभुजतक क्या करता है, प्राथमिक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि का मतलब पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है, पौधे की लंबाई में वृद्धि करता है। अब पार्श्वीय विभुजतक की बात करेंगे, पार्श्वीय विभुजतक की बात करेंगे तो ये करता है द्वितीयक वृद्धि। तो आपने देखा शीर्ष विभुजतक प्राथमिक वृद्धि करता है और कैम्बियम है ये द्वितीयक वृद्धि का कारण बनता है। द्वितीयक वृद्धि से पौधा लंबा हुआ। दूसरा यहाँ पर मोटाई, ये मोटाई चौड़ाई कह सकते हो, मोटाई के लिए द्वितीयक वृद्धि कहेंगे। चौड़ाई ये करता है पार्श्वीय विभुजतक चौड़ाई में। और अंतर्विष्ट विभुजतक ये कहां पर पाया जाता है, जो नोड से पर्व संधि उसके पास में, तो पौधे के पर्वों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। घास जैसे पौधों में ये उत्तक पाया जाता है, पर्व संधियों के पास तेजी से ये पाया जाता है। तो पर्व संधि कौन सा स्थान है, पर्व संधि वह स्थान है जहां तने या शाखा, तने पर जो पत्तियों की शुरुआत होती है ना, तो वो पार्ट है पर्व संधि। ठीक है, बाकी आपको शुरू में ही बताया कि विभुजतक की कोशिकाओं में बहुत अधिक कोशिका धैर्य होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है, स्पष्ट केंद्रक होता है, रसधानी का अभाव होता है। प्रश्न है कौन सा उत्तक तने या जड़ के व्यास में वृद्धि का कारण बनता है। तने या जड़ के व्यास में वृद्धि, व्यास में वृद्धि यानी द्वितीयक वृद्धि करता है, कैम्बियम करता है। द्वितीयक वृद्धि पार्श्व या फिर कैम्बियम, ये हो जाएगा द्वितीयक वृद्धि। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प को छोड़कर सभी संयोजी उत्तक के, तो संयोजी उत्तक इसी वीडियो में अपन ने बात की है कि जो ब्लड संयोजी उत्तक है, अस्थि संयोजी उत्तक है, उपास्थि भी संयोजी उत्तक है। ये सभी अपन ने देखा, अस्थि, रक्त, ये वसा में है, एरियुलर है, ये सभी संयोजी उत्तक है। ट्रेकिट्स या वाहिनिका, ये क्या है, संयोजी उत्तक नहीं है, ये तो भाग है। ट्रेकिट्स आपने देखा जाइलम का भाग है। ट्रेकिट्स किसका है, जाइलम का तत्व है। सेहवन उत्तक है, संयोजी उत्तक तो जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक है, तो ब्लड भी एक संयोजी उत्तक है। ब्लड यहाँ पर संयोजी उत्तक है। बाकी एपिथेलियम उत्तक है, पेशी उत्तक आपको दिख रहे हैं। तो रक्त यहाँ पर एक तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक इसलिए कहा जाता है, शरीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता है, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, हार्मोन का परिवहन करके। इसका मैट्रिक्स होता है वो तरल अवस्था में प्लाज्मा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नलिका जटिल पौधों की एक विशेषता है जो उनको स्थलीय वातावरण में रहने के अनुकूल करती है। तो पौधों को स्थलीय वातावरण में रहने के लिए विशेषता है सेहवन उत्तक है। भाई पानी है, भोजन है, तो सेहवन उत्तक नहीं होगा तो कहां पर ऊपर नीचे हो पाएंगे। तो सेहवन उत्तक जिसमें जाइलम और फ्लोएम है, जो जटिल पौधों की विशेषता है, जटिल कहेंगे स्तक है, उत्तक है जटिल स्थायी। जाइलम जल और खनिजों को लंबी दूरी तक और स्थलीय सूखे वातावरण में ऊंचे और बड़े हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी फ्लोएम कोशिकाएं हैं। देखिए फ्लोएम में 5 कोशिकाएं आपने देखी, चालनी कोशिका, नलिका, चालनी कोशिका, साथी कोशिका है, फिर पेरेनकाइमा और फाइबर भी था। तो इसमें से चालनी, नलिका और साथी कोशिकाएं करेक्ट हो जाएगा। ये सभी अपन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। पेरेनकाइमा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो पेरेनकाइमा के बारे में अपन सारे स्टेटमेंट देख चुके हैं, तो अब आपके समक्ष ये कथन है, इनको देखिएगा। पेरेनकाइमा पौधे के विभिन्न भागों जैसे प्रतानों और लताओं के तनों को बिना टूटे झुकने में सहायता करता है। वो कोलेनकाइमा है, जो लचीलापन देता है वो पेरेनकाइमा नहीं देता है, कोलेनकाइमा। जलीय पौधों में प्लवन में सहायता के लिए, देखिए पेरेनकाइमा में एरेनकाइमा होती है, जो करेक्ट है। पेरेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित होती है, बिल्कुल सही है, सामान्यतः शिथिल अवस्था में जीवित होती है। इसमें पतली कोशिका भित्ति, प से पतली होती है और सेलुलोज की बनी। ये सारी चीजें आपने देखा, लेकिन ए वाला ये गलत हो जाएगा। किसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक उत्पन्न होते हैं। देखिए उत्तक उत्पन्न करने का काम है अंकुरण, कायिक प्रवर्धन, विभेदीकरण या फिर दीर्घीकरण। तो इनमें से ऑप्शन 3 विभेदीकरण करेक्ट हो जाएगा। विभेदीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभुजतक उत्तक की विभाजित कोशिकाएं विभाजित होने की क्षमता खो देती है और एक विशिष्ट कार्य करने के लिए एक विशिष्ट आहार, आकार और संरचना प्राप्त करती है, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के स्थायी उत्तक यानी परमानेंट टिश्यू बन गया है। अब उसका विभाजन नहीं हो रहा है, तो विभाजन होने की क्षमता खो दी, तो वो परमानेंट स्थायी उत्तक बन गया। तो विभेदीकरण हो गया, वहां पर डिफरेंशिएशन हो गया। विभुजतक उत्तक की विभाजित कोशिका विभाजित होने की क्षमता ही खो दी। अब वो क्षमता खो दी, अब विभाजन नहीं होगा, तो वो एक स्थायी उत्तक जो विशिष्ट कार्य करने के लिए काम आने वाला है,
तो ये स्थायी उत्तक उत्पन्न हो जाएगा। विभज्युतक उत्तक की कोशिकाएं स्थायी उत्तक जैसे जाइलम, फ्लोएम और पेरेन्काइमा में विभेदित हो जाती है। ग्रास नली और मुख का स्तर निम्नलिखित में से किससे ढका रहता है? तो स्तृत शल्की एपिथेलियम, ग्रास नली और जो गर्शिका के बाद ग्रास नली जो आती है फूड पाइप, और मुख का अस्तर, इनका अस्तर ऊपरी है ना, वो लेयर रूप से शल्की एपिथेलियम। अब यहां पर एपिथेलियम उत्तक के सवाल आने स्टार्ट हुए हैं, तो मैं एपिथेलियम उत्तक के उदाहरण सहित पहले ही बता देता हूं, क्लियर कर देता हूं। देखिए, जब अपन जंतु उत्तक देखते हैं उसमें एपिथेलियम है, संयोजी है, पेशी है, तंत्रिका है। एपिथेलियम उत्तक जैसे उपकला उत्तक भी कहते हैं। जो त्वचा की बारी आती है तो उसमें एपिथेलियम उत्तक है। जो त्वचा होती है शरीर को ढकने का, सुरक्षा प्रदान करती है, तो ये एपिथेलियम उत्तक यही है। एपिथेलियम उत्तक शरीर की सतह जैसे त्वचा और आंतरिक अंगों में भी, ऐसा नहीं केवल ऊपर ही पाया जाता त्वचा में, आंतरिक अंग, फेफड़े, आहार नली, इसको भी कवर करता है एपिथेलियम। और विभिन्न अंगों और गुहिकाओं को बाहरी वातावरण या अन्य अंगों को अलग करने के लिए अवरोध का काम करता है। जैसे कहां पर है, त्वचा है, मुंह की परत है, रक्त वाहिनियों का आंतरिक स्तर है, फेफड़े की कुपिका है, आहार नली है, वृक्क नलिका, इन सभी में एपिथेलियम उत्तक होता है। अब एपिथेलियम उत्तक की संरचना की बात करें तो एपिथेलियम उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी रहती है, सतत एक लेयर बना देगी और इसमें कोशिकाओं के बीच बहुत कम स्थान रहेगा, कम स्थान और चिपकने वाला पदार्थ होता है। एपिथेलियम उत्तक के नीचे एक रेशेदार, देखिए ये फैक्ट आप याद रखो, इससे ऊपर एक सवाल आया था, एक लाइन थी। तो एपिथेलियम उत्तक के नीचे एक रेशेदार आधार झिल्ली होती है जो इसे नीचे के उत्तकों से अलग करती है। तो कहने का मतलब एपिथेलियम उत्तक है, उसको नीचे के उत्तक से अलग करने के लिए उसके नीचे ही एक रेशेदार बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो उनको नीचे के उत्तक से क्या करती है, अलग करती है। ये संरचना सुनिश्चित करती है कि कोई भी पदार्थ जैसे पोषक तत्व या अपशिष्ट एपिथेलियम परत को पार करके ही शरीर में प्रवेश या बाहर निकल सकता है। अब एपिथेलियम उत्तक की पारगम्यता क्या होती है कि एपिथेलियम कोशिकाओं की पारगम्यता शरीर और बाहरी वातावरण या विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिल्टर का काम करती है, चुनिंदा पदार्थों को अनुमति देती है। फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है तो वहीं पर ये काम आती है। आंतों में पोषक तत्वों का अवशोषण में भी किसको अवशोषित करना, किसको नहीं। वृक्क में अपशिष्ट पदार्थों का निस्पंदन, फिल्टर जो होता है अपशिष्ट पदार्थ वृक्क यानी किडनी में, वो सारा काम यहाँ पर कहीं न कहीं एपिथेलियम उत्तक की जो पारगम्यता रहती है उत्तक की, उसी कारण है। इसकी पारगम्यता अंगों के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जो किस पदार्थ को अंदर आना आवश्यक पदार्थ और कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि एपिथेलियम उत्तक के कौन से प्रकार के क्या उदाहरण है। तो एपिथेलियम उत्तक में प्रकार के जैसे कि शल्की है, शल्की में भी एक स्थित शल्की एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम, पक्षमाभी स्तंभाकार है, घनाकार है, ग्रंथिल एपिथेलियम है। इनके उदाहरण आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अभी आपका था रक्त वाहिनियों का अस्तर हो गया, इसमें कौन सा है, सरल शल्की एपिथेलियम। सरल शल्की एक होता है स्थित शल्की। स्थित शल्की का अभी ऊपर का सवाल था कि आहार नली का अस्तर, त्वचा की बाहरी परत, मुंह और आहार नली का अस्तर हो गया, उसमें स्थित शल्की एपिथेलियम। और सरल शल्की एपिथेलियम में रक्त नलिकाओं में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन होता है और जहां पदार्थों का तेजी से और चुनिंदा आदान प्रदान होता है। रक्त वाहिनियों का अस्तर, रक्त वाहिनियों का अस्तर, फेफड़ों की कुपिका, इसमें होता है सरल शल्की एपिथेलियम। और स्थित शल्की होता है त्वचा की बाहरी परत, स्थित त्वचा की बाहरी परत, मुंह और आहार नली का अस्तर। स्थित शल्की मुंह और आहार नली, और ऊपर आपने देखा रक्त नलिकाओं का अस्तर और फेफड़ों की कुपिका में सरल शल्की। स्तंभाकार एपिथेलियम कहां होता है, स्तंभाकार ये होता है आंतों के भीतरी परत में, आंतों के भीतरी परत में स्तंभाकार। पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम, तो पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम श्वास नली जहां श्लेष्मा और धूल के कणों को बाहर निकाला जाता है। पक्षमाभ होते हैं, सिलिया होता है जो रोम होते हैं एक तरीके से बाल। श्वास नली इसमें होते हैं जहां श्लेष्मा और धूल के कणों को बाहर निकाला जाता है, तो वहां पर पक्षमाभी स्तंभाकार एपिथेलियम। घनाकार एपिथेलियम का उदाहरण है, घन का आकार है वृक्कीय नली में, घनाकार है वृक्कीय नली जो किडनी वृक्क की नली है। लार ग्रंथियों की नली के अस्तर निर्माण में घनाकार है, घनाकार लार और वृक्कीय, लार वृक्कीय में घनाकार। ग्रंथिल एपिथेलियम, तो ग्रंथियां हैं जो लार है, पसीना है, हार्मोन का जो कार्य पदार्थों का श्रवण करती है। लार ग्रंथि और पसीना ग्रंथि में ग्रंथिल एपिथेलियम। तो ये सभी उदाहरण इंपोर्टेंट है। ग्रास नली और मुख का अस्तर आपका हो गया स्थित शल्की एपिथेलियम।
रक्त नलिकाओं में तो होता है सरल शल्की, ठीक है। और यहाँ पर घनाकार आपने देख लिया, वृक्कीय, वृक्क नलिकाओं पाया जाता है घनाकार। नेक्स्ट देखते हैं अपन, विभजुतक उत्तक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, लेकिन उनके पास, एएलपी में भी था ये, विभजुतक उत्तक के पास क्या नहीं होता है, रसधानी नहीं होती है, रसधानी का अभाव होता है, क्योंकि उनको ऊर्जा की आवश्यकता के लिए रसधानी में कुछ एक तरीके से जो उत्सर्जित पदार्थ है वो रहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ। विभजुतक उत्तक की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती है और इसमें अपशिष्ट संचय की बजाय विभाजन में ध्यान केंद्रित होता है, तो रसधानी बहुत छोटी होती है या फिर अनुपस्थित होती है। और बाकी आपने देख लिया, स्पष्ट केंद्रक होता है विभजुतक में, कोशिका द्रव्य खूब होता है, पतली कोशिका भित्ति होती है। फ्लोएम में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं मृत कोशिकाएं होती है? देखिए फ्लोएम में एक मृत कोशिका है, बाकी सब जीवित है, वो फाइबर वाली, फ्लोएम फाइबर मृत है, बाकी शाब्दी कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा, जानली कोशिकाएं जीवित है। और जाइलम में केवल पेरेन्काइमा ही जीवित है, बाकी सभी मृत है। तो फ्लोएम में केवल फ्लोएम रे से मृत कोशिकाएं हैं और स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं और फ्लोएम को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। जाइलम में चालनी नलिका, जाइलम पेरेन्काइमा को छोड़कर अधिकांश कोशिकाएं मृत होती है। यहाँ पर केवल जाइलम पेरेन्काइमा ही जीवित होती है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एपिथेलियम ऊतकों का कार्य है? एपिथेलियम ऊतक सुरक्षा, देखिए बाह्य सुरक्षा। नेक्स्ट देखते हैं, जब कोई क्रिया या गतिविधि की जानी हो तो जानवरों में कौन सा ऊतक अंतिम कार्य करेगा? क्रिया और गतिविधि के लिए देखिए वो होगा आपका पेशी ऊतक, काम करने के लिए पेशी ऊतक है, सभी को पता है। ऐच्छिक ऊतक है, अपने इच्छा से मूवमेंट करा सकते हैं। कंकाल है, पेशी है। निम्नलिखित कथनों में से पेशी ऊतक के बारे में गलत कथन, पेशी ऊतक का गलत कथन। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर एक मांसपेशियों पर एक के बाद एक हल्के तथा गहरे रंग की धारियां दिखाई देती है। तो बिल्कुल यहाँ पर पेशी ऊतक जो एक तरीके से रेखित है, ऐच्छिक है, तो ऐच्छिक पेशी है, रेखित है, तो वहां पर धारियां आपको दिखाई देगी, रेखा यानी धारियां। मांसपेशियों में विशेष संकुचनशील प्रोटीन मौजूद होते हैं। हाथों और पैरों में ऐच्छिक मांसपेशियां होती बिल्कुल है। पेशी ऊतक घनाकार कोशिकाओं से बने होते हैं, तो विकल्प यहाँ पर डी है कि पेशी ऊतक घनाकार कोशिकाओं से बने होते हैं, जो गलत है। पेशी ऊतक की कोशिकाएं लंबी और बेलनाकार होती है, घन के आकार की नहीं होती है। पेशी ऊतक है बेलनाकार कोशिका में आपने देखा बाहु केंद्रिक होता है, बेलनाकार कोशिकाएं होती है, इसमें धारियां होती है, लंबी होती है। रेखित पेशी की विशेषता, तर्कुकार में अरेखित पेशी होती है, तर्कुकार अरेखित पेशी होती है जिसमें एक केंद्र की होती है, शाखा रहित होती है। और शाखा होती है केवल हृदय पेशी में, घनाकार कोशिकाओं से नहीं होती है। घनाकार कोशिका एपिथेलियम ऊतक की आपने देखी जो वृक्क नलिकाओं में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर का कौन सा अंग स्थित शल्की एपिथेलियम? स्थित शल्की में दो चीज आपने, एक तो त्वचा होती है स्थित शल्की, एक आपने देखा जो स्थित शल्की होती है आहार नलिका अस्तर। त्वचा और आहार नलिका अस्तर है, स्थित शल्की होती है। तो मानव शरीर में त्वचा है जो स्थित शल्की एपिथेलियम से बनी होती है, बहु संरचना, बाहरी संरचना। और फिर यहाँ पर गर्शिका का अस्तर, जैसे मैंने कहा ना आहार नल या फिर गर्शिका है, इनका अस्तर भी स्थित शल्की एपिथेलियम से बना होता है। तो यहाँ पर थोड़ा ये डाउटफुल भी हो जाएगा, इस हिसाब से देखेंगे तो अपन आहार नल में गर्शिका आ जाती है, फिर त्वचा भी आ जाती है, और आंत का अस्तर होता है तो उसमें आपका स्तंभाकार होगा, ठीक है। वृक्क नली का अस्तर है घनाकार होता है। त्वचा और गर्शिका ये कहीं न कहीं शल्की एपिथेलियम में आते हैं। ऊपर आपको बताया है कि त्वचा की बाहरी परत मुंह और आहार नली का अस्तर होता है स्थित शल्की एपिथेलियम का। इसमें दोनों ही करेक्ट हो जाने चाहिए। कौन से तने और जड़ों के वृद्धि भाग में विद्यमान रहता है? तना और जड़ों के वृद्धि भाग में उसकी लंबाई में वृद्धि करता है। प्राथमिक वृद्धि के लिए शीर्ष विभजुतक, केवल शीर्ष विभजुतक, ठीक है। निम्नलिखित में से जटिल स्थायी ऊतक से संबंधित गलत कथन। सरल स्थायी और फिर जटिल स्थायी में फ्लोएम और आपका जाइलम आ जाएंगे, सहवनी मंडल। एक जटिल ऊतक में कोशिका एक सामान्य कार्य करने के लिए एक साथ काम करती है। एक जटिल ऊतक में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती है, एक से अधिक होती है। जटिल ऊतक में पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा शामिल होते हैं। ये पेरेन्काइमा कोलेनकाइमा सरल स्थायी ऊतक है, जटिल नहीं है, गलत कथन है। सेवन मंडल जटिल ऊतकों की एक विशिष्ट विशेषता, बिल्कुल सेवन मंडल है, लेकिन विकल्प सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यदि रक्त संयोजी ऊतक है तो अस्थियां क्या? अस्थियां भी संयोजी है, रक्त संयोजी है, हड्डियां भी संयोजी है, जोड़ने का काम करती है।
अस्थि है, उपास्थि है, आपका स्नायु बंधन है, कंडरा है, ब्लड है, ये सभी आपके संयोजी उत्तक है। बहुत सारे तंत्रिका रेशे किसके द्वारा एक साथ मिलकर एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं? तंत्रिका रेशे और एक तंत्रिका का निर्माण करते हैं। तो यहां पर आपका हो जाएगा विकल्प ए संयोजी उत्तक। कई तंत्रिका रेशे जो एक्सॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध होते हैं, तंत्रिका रेशे एक्सॉन से न्यूरॉन के लंबे प्रवर्ध होते हैं, कनेक्ट होते हैं ना, तो संयोजी उत्तक की परतों द्वारा एक साथ बंधे होते हैं और मिलकर तंत्रिका नैरो बनाते हैं। जो एक्सॉन होता है कनेक्शन के लिए वहां पर संयोजी उत्तक जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं, पौधों में लचीलापन होता है, स्थूलकोण उत्तक या फिर कॉलेन काइमा। कॉलेन काइमा के कारण लचीलापन मिलता है पौधों को। ये सारी चीजें अपन ऊपर बता चुके हैं। उत्तक पौधों को कठोर और मजबूती प्रदान करता है तथा पौधों के भागों को मजबूत करता है। स्क्लेन काइमा होता है जो मृत उत्तक होता है, लिग्निन की भित्ति होती है बनी, वो मजबूती प्रदान करता है। और क्लोरेन काइमा ये पेरेन काइमा का भाग है, क्लोरेन काइमा और एरेन काइमा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के पौधों के उत्तकों को शीर्ष, पार्श्वी और अंतर्विष्ट, ये आपका विभज्युतक की बात हो रही है। कौन सी? विभज्युतक उत्तक तीन भाग है, शीर्ष लंबाई है, पार्श्वी चौड़ाई है, अंतर्विष्ट पर्वसंधि पर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सिकुड़ता है और शिथिल होता है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है? तो वो पेशी है अपनी। गति के लिए सिकुड़ेगी और शिथिल होगी, तो वो आपका पेशी है जिसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। तो पेशियां होती है, मसल्स होती है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की क्षमता होती है, शरीर में मूवमेंट होता है। और इस कार्य के लिए पेशियों में विशेष प्रकार के संकुचनशील प्रोटीन जैसे एक्टिन और मायोसिन मौजूद रहते हैं। अब अगला देखते हैं अपन, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्र में ही होती है, ऐसा किसके कारण है? पौधों में वृद्धि है ना एक फिक्स क्षेत्र, जैसे शीर्ष विभज्युतक हो गया, पार्श्वी हो गया, तो सरल स्थायी उत्तकों के केवल उन भागों में पाए जाने के कारण होता है। विभाजित उत्तक जिन्हें विभज्युतक उत्तक भी कहा जाता है, तो विभज्युतक उत्तक के कारण वृद्धि होती है, चाहे प्राथमिक हो द्वितीयक वृद्धि हो, तो विभज्युतक उत्तक ही विभाजित करता है। तो विकल्प बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर, निम्नलिखित में से किसके संकुचन और शिथिलन से, ये पेशीय कोशिकाओं की बात हो गई है, ऊपर सवाल ऑलरेडी आ चुका है। यदि एक धातु दो अस्थियों को जोड़ता है तो मांसपेशियों को अस्थियों से निम्नलिखित में से कौन जोड़ता है? दो अस्थियों को जोड़ता है आपका, ये तो कंडरा हो गया, लेकिन लिगामेंट है यहाँ पर, क्या है? लिगामेंट, स्नायु होगा, ठीक है। तो लिगामेंट दो हड्डियों को जोड़ता है और कंडरा क्या करता है? मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ता है। कंडरा है एक प्रकार का संयोजी उत्तक है जो मांसपेशी और हड्डियों को, टेंडन मांसपेशी हड्डियों को, और जो लिगामेंट है वो हड्डियों को आपस में कनेक्ट करता है, लिगामेंट, ठीक है। हमारे शरीर में गति के लिए पेशी उत्तक है, गति के लिए कौन सा उत्तक है? पेशी उत्तक हो जाएगा। नेक्स्ट है वसा में उत्तक, वसा का भंडारण करता है, वसा में उत्तक भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कोशिका में डेंड्राइट और एक्सॉन्स होते हैं? तंत्रिका कोशिका आपको बता दिया है, इसमें डेंड्राइट्स होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं। तो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका में दो विशिष्ट प्रवर्त होते हैं, डेंड्राइट्स जो संकेत प्राप्त करते हैं, जो आपने देखा, तो डेंड्राइट है वो संकेत प्राप्त करते हैं और एक्सॉन से वो संकेत आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं रक्त की है, इसमें प्रवर्ध नहीं होते हैं। शीर्ष विभज्युतक निम्नलिखित में से किस में उपस्थित होता है? शीर्ष पादप में होते हैं। विभज्युतक है तो ये पादप में होंगे। शीर्ष विभज्युतक है, विभाजित उत्तक है, पादप में लंबाई में वृद्धि करता है। तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, मस्तिष्क में होती है, मेरुरज्जु में होती है, तंत्रिका में होती है, लेकिन वसा कोशिका में तंत्रिका कोशिका क्या मतलब? बिल्कुल इजी सवाल। मृत उत्तक होते हैं, नारियल की छाल में स्क्लेन काइमा होता है जो एक मृत उत्तक है, स्क्लेन काइमा, ठीक है। लिग्निन की भित्ति, मोटी भित्ति, स्क्लेन काइमा हो जाएगा, जो फलों के छिलके में या फिर बीजों के छिलके में और शहवन बंडल में, शिराओं में भी होता है पत्तियों के। हाथ और पैर में विद्यमान पेशियों को हम अपनी इच्छा अनुसार आवश्यकता पड़ने पर गति करा सकते हैं, तो उनकी गति को रोक सकते हैं। तो ये पेशी क्या कहलाती है? ये ऐच्छिक पेशी है, ये रेखित पेशी है, ये कंकाल पेशी है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी है नैरो सेल्स न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। तंत्रिकाक्ष इसमें संरचना होती है जो लंबी होती है, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है, जिसमें मस्तिष्क से शरीर के दूरस्थ हिस्सों तक तेजी से संकेत भेज पाती है। तो ये आपने देखा 50 क्वेश्चन जो टिश्यू से संबंधित है। तो इस प्रकार इस पूरी ई बुक में एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज 23 चैप्टर वाइज एएलपी टेक्नीशियन जेई के पूछे गए सवाल है विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट।
तो ये ई बुक आप हमारी वेबसाइट से या फिर ऐप से ले सकते हो। और मैं कूपन कोड की भी आपको बात कर रहा था, तो वो कूपन कोड आपको यूज करना है TGRAM25, TGRAM25, जहां पर आपको हाईएस्ट डिस्काउंट मिल जाएगा। और बाकी ये उत्तक की पूरी थ्योरी है और इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हैं। बोले तो 9th-10th के सभी चैप्टर की आप थ्योरी विद एग्जाम्पल क्वेश्चंस ई बुक है वो भी ले सकते हो हमारी वेबसाइट और ऐप से। मिलते हैं ऐसे ही नए और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और ये जो उत्तक के क्वेश्चंस है ना, इसकी पीडीएफ है 50 क्वेश्चंस की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर जल्द मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं, बाय बाय।